नमस्कार अजीत जी। नमस्कार जी। सर, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं और इस समय चुनाव गतिविधियां काफ़ी तेज हो रही है। दिल्ली की रुख हवा को देखते क्या कहना चाहेंगे? इतिहास खुद को दोहराएगा जो पिछले 12-13 सालों से चल रहा है दिल्ली विधानसभा का इतिहास। निश्चित रूप से इट विल बी रिपीटेड। मतलब क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बारे में? सरकार बना रही है, निस्संदेह सरकार बना रही है। हाँ, कुछ सीटों पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये हवा फैलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के सारे जो भी नेता हैं जेल जा चुके हैं और कई अभी जेल के अंदर में हैं और कई अभी इस समय कई मामले ऐसे हैं जिन पर उन पर अभी लोगों का ध्यान खींचा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भाजपा ने। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा अगर मैं सत्ता में हूँ जी, तो ईडी, ये मेरे पास पॉकेट है ना, ये ईडी की पॉकेट है और ये सीबीआई की पॉकेट है जी। और ये न्यायालय की है, एक न्यायालय की और ये वाली पॉकेट मेरी मीडिया की है जी। तो 4 जेबों में चारों को मैंने छुपा दिया। तो फिर क्या है? फिर तो आप किसी को भी जेल भेज दो। कुछ मिला शराब की पॉलिसी से 60 करोड़ रुपया मिला। कहाँ मिला? भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जेपी नड्डा के खाते में, नरेंद्र मोदी के खाते में, अमित शाह के खाते में। अगर गिरफ्तार करना है, अगर ईडी को थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो केजरीवाल से माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे कि तुम्हारे खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड के वो 60 करोड़ रुपए जो एक फार्मा कंपनी ने, अरविंदो फार्मा ने क्यों दिए? वो शराब की पॉलिसी के ही मामले में वो पैसे दिए गए थे। तुमने 1.5 साल तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, तुमने 6 महीने से ज़्यादा केजरीवाल को रखा और लगभग 2 साल तक सत्येंद्र जैन को रखा मनी लॉन्ड्रिंग केस में। न सत्येंद्र जैन के वहाँ से एक पैसा तुम बरामद कर पाए, न अरविंद केजरीवाल से, न विजय नायर से, और जो 20-22 लोग थे किसी से कुछ मिला? केवल एक अरविंदो फार्मा वाले ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए 60 करोड़ रुपए, पहले 5 करोड़ दिए, फिर 35 दिए, फिर ऐसे मिलाकर के टोटल 60 करोड़ रुपए कहाँ गए? हो बीजेपी खाते में। वो तो धन्य हो। ठीक है, जो भी क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में, मैं बाकी इतिहास में नहीं जाता, लेकिन कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड को खोल ओपन करके उन्होंने और सब लोगों के सामने नामों को उजागर करके अपना धर्म का निर्वाह किया। मैं इसके लिए DY चंद्रचूड़ को धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो चोरी है वो सार्वजनिक रूप से सामने आई। अभी जैसे कि लग रहा है कि चुनाव में लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है, तो आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, मुझे 44 साल, ये मेरा 44वां साल है इसी दिल्ली की राजनीति में। 32 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। आपको पता है मैं निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से था, इसी क्षेत्र से था, इससे लगे हुए क्षेत्र रोहिणी से। विधानसभा तो यही थी जी। विधानसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में भी 50,000 वोट मिली और 5 साल का मेरा रिकॉर्ड आपको पता है कि निगम पार्षद रहते हुए मेरी पत्नी जब बीमार होती है उसकी डेड बॉडी घर लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। है कोई ऐसा निगम पार्षद दावे के साथ कह सकता है दिल्ली के किसी भी चौक पर खड़ा होकर के छाती में दम भर करके कि मेरी पत्नी बीमार हुई, उसकी डेड बॉडी घर लाने के लिए पैसा मुझे एक दूसरे बंदे से रात के 3 बजे उधार लेना पड़ा? ऐसे ईमानदारी के साथ आप तो उसके गवाह हैं, आपका अखबार निकलता था। लेकिन जैसे आपने अपने आप को ये बताया कि आपके साथ इतना हुआ, आप ईमानदार हैं और केजरीवाल जी भी ईमानदार हैं, और जब आपको निगम पार्षद की सीट नहीं दी गई थी तब भी आपने बगावत करके विजेंद्र गुप्ता पे काफ़ी आरोप भी लगाए थे। इतना ईमानदार होने के बाद भी पार्टी आपको इस मुकाम पर, जैसे एक बार चुनाव मैदान उतारने के बाद में दोबारा कभी मौका नहीं दिया? मैं खुद केजरीवाल के पास गया जी। 2014 26 मई को जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो जून के पहले हफ्ते में जी अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को कि दिल्ली विधानसभा को भंग करके तुरंत चुनाव कराए जाएं। मुझे अपनी पॉकेट पता थी। 2013 का भी जो चुनाव लड़ा उसमें मुझे सारा पैसा जो है पार्टी ने दिया था, मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ मेरे दोस्तों ने दिया, जो मेरे पंजाबी विभाग में मेरे मित्र रहे, पश्चिम बिहार में मेरे मित्र रहे, उन लोगों ने कुछ मुझे पैसा दिया। मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। क्या था मेरे पास? आप तो गवाह हैं उस बात के, एक एक चीज़ का। आप तो इसी क्षेत्र में रहे, तब भी आप मुझसे मिलते थे, निगम पार्षद के कार्यकाल में ही मुझसे मिले। एक बंदा कह सकता है कि उसके मकान के लेंटर का मैंने पैसा लिया, उसका काम नहीं किया?
ठीक है नहीं, यहाँ तक कि मैं तो निहाल बिहार तक के लोग, शाहदरा तक के लोगों की मदद करता था रोहिणी का निगम पार्षद रहते हुए। और मैंने कोई आरोप नहीं लगाया विजय गुप्ता पर, सब प्रमाण कहा था मीडिया के सामने है किसी में दम, परशुराम की संतान हूँ। और दम भर के 3 दिन तक मेन मीडिया ने उस दौर में दिखाया था। 12 पत्रकार मेरे कार्यालय में आए थे, मेन मीडिया के, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के, उनको भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा येस आई हैव प्रूफ, ही डिमांडेड। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने ईमानदार होने के बाद में नहीं पार्टी ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया, या मौका नहीं दिया, या आगे आने का कोई चांस नहीं दिया, क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद है मेरे पास जी, और मैं अपना व्यापार खड़ा करने में लगा रहा कि 8-10 सालों में। 2015 का चुनाव लड़ने के लिए मुझसे कहा गया था। उससे पहले मुझे पर्दाफाश कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और मैंने पर्दाफाश कमेटी के चेयरमैन रहते हुए मेरी टीम में जो मेंबर थे उनमें 3 मेंबर, भावना गौड़ 2 बार विधायक रह चुकी है, कपिल मिश्रा भी था उस समय, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, और रामनिवास गोयल जी 2 बार लगातार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अभी भी वो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं। वो मेरी टीम में सदस्य के रूप में रहे। मैं खुद कह के आया केजरीवाल जी को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर आप फंड देंगे पूरे चुनाव का, क्योंकि अपोजिट में हज़ारों करोड़ रुपयों का मालिक है जिससे मैं चुनाव हारा था। 50,000 वोट लाया था, पहला चुनाव था पार्टी का। मैंने भी विधानसभा पहली बार लड़ा, लेकिन निगम पार्षद रहते हुए जो मैंने कमाया था उसकी वजह से मुझे 50,000 वोट मिली थी। ये आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए मुझसे। और मैं खुद गया केजरीवाल से कि मुझे 4-5 साल बिजनेस करने दीजिए। लेकिन जैसे अभी आपको पार्टी ने मौका दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन ऐसा पब्लिक में जनता कहती है कि आम आदमी पार्टी भी और पार्टियों की तरह हो गई है, वो भी टिकट ऐसे बिना पैसे के कोई नहीं ला सकता। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, गिरगिट को देख के गिरगिट को रंग बदलना पड़ता है। जी, बस मैं इतना ही कहूँगा इस पर। बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। 2-2 बार के विधायकों के टिकट काटे गए हैं, वो गलत काटे गए हैं। जी, ठीक है नहीं, जबकि उनके ऊपर न कोई भ्रष्टाचार की कोई शिकायत थी। बहुत सारे लोगों के टिकट काटे गए हैं, और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिलाया गया है, और इसका खामियाजा भी मिलेगा पार्टी को। दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी के जो शब्द चल गया है, और उनको देखे सभी पार्टियों इसमें कूद पड़ी है, सभी रेवड़े देने लगी, क्या कहना चाहोगे? हाँ, इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 90s में तमिलनाडु की सरकार ने, जिसे हम रेवड़ी कहते हैं, मैं उसे जन कल्याण कहता हूँ। अब ये लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्या ये अपना अस्तित्व को बचाने के लिए इनको बिजली फ्री चाहिए नहीं चाहिए, इनको पानी फ्री चाहिए नहीं चाहिए, इनको अच्छे स्कूल चाहिए ना अपने बच्चों के लिए, ताकि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, जो काम ये लोग कर रहे हैं, ज़रा वहाँ कैमरा घुमाइए उनकी ओर, जो लोग जो काम ये कर रहे हैं इनके बच्चे वो काम न करें, वो भी थोड़ा हमारी तरह थोड़े बहुत वाइट कॉलर रहें, अच्छे कमरे में रहें, झुग्गी झोपड़ियों से उठ करके अच्छी कॉलोनी में रहना शुरू करें। इसलिए अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, इनको एक सीमा तक है ना बिजली और पानी, एक सीमा के बाद तो ये संविधान की धारा पढ़नी आनी चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर की, तो भैया तुम क्या कर रहे हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? केजरीवाल 2100 रुपये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो 2500 देंगे। केजरीवाल ने जो कहा वो दिया नहीं दिया भाई? दिया ना। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिया। आपके घर में आए नहीं, मैं आपसे, सुभाष जी आप पत्रकार हैं और बहुत पुराने 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके घर में 15 लाख रुपए आए किसी के पास? आपके धर्मपत्नी? देखो मेरे पास ना 15 लाख रुपए है, ना मैं पानी बिजली का बिल में दोनों भर रहा हूँ। तो आप अपने घर में एसी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। मेरे घर में 7-7, 8-8 हज़ार का बिल आता है, क्योंकि मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है। मेरी 2 बेटियाँ थी उस समय। एक कारण ये भी था 2015 का चुनाव लड़ना। मेरी बेटी उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी, JNU के द्वारा उसको वहाँ भेजा गया था, ठीक है नहीं, और वो PhD कर रही थी, उसका खर्चा मेरे ऊपर था। धर्मपत्नी की डेथ हो गई थी, पिताजी बीमार पड़ गए थे चुनाव के दौर में ही, पिताजी की डेथ हो गई थी। चुनाव के दौर में मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं अकेला क्या क्या करता। उसके बाद लेकिन ये छोटी बेटी बताओ, जो आप अभी हम रेवड़ी की बातें कर रहे हैं, तो रेवड़ी जिस तरह से महिलाओं को 2100, 2500, 2500, जो 3000 तीन पार्टी ने घोषणा कर दी, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या इससे दिल्ली का विकास प्रभावित नहीं होगा? ऐसा दिल्ली सरकार, आपको जानकारी होनी चाहिए, टोटल मेरे का 35-36 सरकारें हैं भारत में, केंद्र सरकार इंक्लूडिंग UTs, सभी राज्य। एक अकेला केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ही प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सबके ऊपर हजारों का, लाखों करोड़ का कर्जा है। और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार का
इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाए तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक भारत पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। आज वो बढ़ करके एक साल पहले तक, इस एक साल में कितना हुआ है उसके अभी तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। एक साल पहले तक 205 लाख करोड़ का कर्जा पड़ा है आज। यानी आज एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्जा लेकर के पैदा होगा। ये कहाँ गया वो पैसा? क्या अडानी को गया? मैंने कर्जा लिया, आपने कर्जा लिया घर के लिए, हम अगर किस्तें जमा नहीं करते तो हमारे घर में बैंक कब्जा लेने आ जाता है। आपने कार के लिए, स्कूटर के लिए कर्जा लिया, वो बैंक आपसे कब्जा लेता है। लेकिन अडानी, अंबानी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग 16 लाख करोड़ रुपया क्यों उनका माफ़ किया गया? इसका ये अपराध कभी भी इतिहास माफ़ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी तुमको, कभी भी ये इतिहास तुमको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर सत्ता में और भी कोई पार्टी रहती है, कांग्रेस है, वो भी अडानी अंबानी जितने भी लोग आए वो भी वो उससे फंड लेते थे और उनको टेंडर वगैरह देते थे, तो ये भाजपा ने कौन सा ना काम किया? कर्जा देना अपराध नहीं है, कर्जा दो लेकिन वापस तो लो, माफ़ क्यों करते हो? माफ़ कभी कांग्रेस ने किया? जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की आई, वीपी सिंह की आई, बीच में जनता मोरारजी देसाई की सरकार आई, कुछ दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह जी भी उस कुर्सी में बैठे, ठीक है नहीं, बिना पार्लियामेंट के। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, चाहे अटल जी का कार्यकाल था, मैं भाजपा में था, क्या किसी का ऋण माफ़ किया गया? लोन लिया तो चुकता तो करना पड़ेगा ना, मिनिमम ब्याज जो भी बैंक देता था उस समय, जो बैंक रेट थे। केवल मोदी के ही कार्यकाल में लोन माफ़ क्यों किए गए? और वो भी आम आदमी के नहीं, मेरे नहीं, आपके नहीं, इनके नहीं, इनके नहीं, इनके नहीं, अडानी के माफ़ किए गए, अंबानी के माफ़ किए, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के माफ़ किए गए। 16 लाख करोड़ यहाँ नहीं है, पूरे देश को आज एक से एक इंस्टीट्यूशन खोल सकते थे। नरेंद्र मोदी बताएं कि उन्होंने कौन सा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है जो जवाहरलाल नेहरू की टक्कर में 1% भी कहीं पर खड़ा मिलता हो। ऐसा कोई हॉस्पिटल खोला हो जो नेहरू के एम्स की तुलना में 1% भी खड़ा हो। एम्स खुल रहे हैं, झज्जर में है, बिल्कुल दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन वहाँ के मरीज क्यों आते हैं दिल्ली में? केवल झज्जर में नहीं, दिल्ली में, पूरे देश में और भी बहुत सारे एम्स खोले हुए हैं। वो एम्स तो मनमोहन सिंह ने खोल दिए थे, लेकिन वहाँ पर अभी भी वो सुविधाएं नहीं है जो नेहरू वाले एम्स में है। ऐसा क्यों? IIM नेहरू ने खोले, IITs नेहरू ने खोले, ठीक है नहीं। ये विकास की प्रक्रिया है। परमाणु केंद्र आज भी पूरे भारतवर्ष में 2 ही हैं, नेहरू के टाइम में खुले थे, आज भी 2 ही हैं। मोदी जी के बाद तो 300 सांसद थे, क्या नहीं कर सकते थे? 303 सांसद थे अपने। ये चाहते क्या कुछ कर नहीं सकते थे? चीन हमारी इतनी ज़मीन हथिया लिया जिसमें हम बहुत कमज़ोर थे। हज़ारों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद कुदाल फावड़े से भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया था। हमारे पास कुछ नहीं था उस समय, लेकिन बांध बनाए गए। कितनी दूरदर्शिता थी उस आदमी में। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने तो पूरा देश बेच दिया। इनके गुजरात में जाइए ना आप कभी इंटरव्यू लेने के लिए, गुजरात में आप जरा केवल 15 दिन का भ्रमण करके आइए। दिन में 10 बार बिजली जाती है, वो भी अहमदाबाद जैसे शहर में। गांधीनगर जो राजधानी, वहाँ बिजली जाती है। पूछिए लोगों से कि इंटरनेट क्यों गायब हो जाता है। गाँव के वहाँ के जो दूर दराज के स्कूल हैं, टूटे फूटे स्कूल हैं। गुजरात मॉडल, गुजरात में, हाँ गुजरात मॉडल है, सत्यानाशी मॉडल है, जो मतलब विध्वंसकारी मॉडल है गुजरात मॉडल, और जो पूरे लोकतंत्र का विध्वंस कर चुका है। तो दिल्ली के चुनाव पे आप दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहोगे? दिल्ली की जनता को एक ही कहूँगा, भाई आप दोनों सरकारों को पिछले 10-10 साल से देख रहे हो। मोदी जी वेंडेट्टा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वेंडेट्टा का मतलब होता है बदले लेने वाली राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल को जेल भेजा, सब कुछ किया, उसके बाद भी जब उसके बाद एक पैसा नहीं मिला, और केजरीवाल जन कल्याण की राजनीति कर रहा है। मैं कांग्रेस की आलोचना इसलिए नहीं करूंगा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है इस देश में, लेकिन आज कांग्रेस दिल्ली में अस्तित्वहीन हो चुकी है अपने कर्मों से, क्योंकि उसने संगठन की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी भी संगठन की ओर कमज़ोर है। दिल्ली का संगठन मजबूत नहीं है आम आदमी पार्टी का। गोपाल राय जी भी सुन लें इस बात को। आप मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि पार्टी का प्रवक्ता तो मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार की बहुत तारीफ़ करूँ। मैं तो आपको, आप शुरू से मुझे जानते हैं, मैं जो है परशुराम के कुल में पैदा हुआ हूँ, जो है सत्य बोलूँगा। हमारे यहाँ भी संगठन शून्य है, इट्स अ बिग जीरो। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू रन, ठीक है नहीं। लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मैं मानता हूँ बीजेपी का संगठन बहुत बढ़िया है, लेकिन संगठन के साथ जो विध्वंसकारी राजनीति इन दोनों गुजरातियों ने चलाई है इस देश में, वो सोच कि जो हज़ारों साल से इस देश में रह रहे हैं और हमारे ही कुल के लोग हैं जिन्होंने मजबूरी बस धर्म परिवर्तन किया, उनके तुम दुश्मन हो गए। और हर मस्जिद के नीचे तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, भाई क्या मिलेगा तुमको? और वैसे भी मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ भाई। सुबह शाम जनेऊ हाथ में लपेट के गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। गीता पूरी याद है, बिठा दो किसी को,
सारे के सारे श्लोक करूँगा, उनके सामने उनका भावार्थ बताऊँगा, शब्दार्थ बताऊँगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अगर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था भी, आप उसको निकाल करके आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, वो सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है, वो अशुद्ध हो गई। ऐसी मूर्ति को सिर्फ प्रवाहित करना चाहिए। अगर यहाँ कोई मुझे मूर्ति मिल जाए इस नाले में पड़ी हुई, क्या करूँगा मैं? इसको धो धा के मंदिर बना के रखूँगा? उसको मैं किसी नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित करके आऊँगा ना। आप उस मस्जिद के नीचे निकाल के मस्जिद को वहाँ मंदिर बनाओगे? ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, सनातन संस्कृति के खिलाफ है, वैदिक धर्म के खिलाफ है। तो दर्शकों, ये थे हरीश अवस्थी जी, बेबाक बातों के लिए फेमस हैं और उन्हीं मुद्दों को आज इन्होंने आपके सामने रखा है और आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।